प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो मॉड कितना दिया है 75 दिया है, L की वैल्यू कितनी दी है 65 दी है, प्लस F1 निकालना है माइनस 6 अपॉन 2F1 माइनस 6 माइनस 8 इंटू 8। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी 4F1 माइनस 28 इक्वल टू 3F1 माइनस 18 इक्वल टू क्या हुआ, F1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो यहाँ से द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास इज 10। देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था सेट फर्स्ट का है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 1000 which are divisible by 5 but not by 2। थोड़ा बोर्ड काम सही से नहीं कर रहा है, आप दोबारा से देखें, हम प्रयास करेंगे कि सही से काम करें। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 1000 which are divisible by 5 but not 2। तो इस तरीके के सवाल को किस तरीके से किया जाता है, यानी का 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों को देखना है जो डिविजल किससे हो रहे हों, 5 से तो हो रहे हों, लेकिन किससे नहीं हो रहे हों, तो किससे नहीं हो रहे हों, 2 से नहीं हो रहे हों। तो द नंबर डिविजल बाई 5 कौन कौन से हो गए, पहले तो ये देखिएगा। तो ये नंबर ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से तो डिवाइड हो रहे हों लेकिन 2 से नहीं। तो अगर देखें हम तो 5, 15, 25 ... 995 तक ये हम इस तरीके से नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ से ए बी का फॉर्मेट देखें तो क्या होगा, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 10, a n इक्वल टू 995। तो एक फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 995। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी, a की वैल्यू आ गई थी 5, d की वैल्यू आ गई 10 और a n की वैल्यू आ गई 995। और तो ये टोटल है। इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या, 5 प्लस n माइनस 1 10, इसी तरीके से यही आएगा 5 प्लस n माइनस 10 और तो इधर कितना हो गया इक्वल टू 995। तो n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 990। तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा, कैलकुलेशन है इसमें, समझने की कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं। जब कैलकुलेशन है तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से दिखेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके जाइएगा। पहला भी वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन k बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए बेटा, ये तो क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो देखिए बोर्ड के क्वेश्चन है, बोर्ड के ही पेपर हैं, तो अच्छे तो क्वेश्चन होंगे, इसलिए हमें जल्दी जल्दी क्विकली इनको कर लीजिए। और हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है पेपर में, तो आपका भी क्विकली रिवीजन हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, k बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई करिएगा a क्या है, a की वैल्यू 2k, वो a की वैल्यू k है और b की वैल्यू माइनस 11 है और c की वैल्यू k माइनस 23 है। हमको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दी गई हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं, और जब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देते हैं तो फिर अब सम क्या होता है, सम होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस, और ये भी माइनस की और वो भी माइनस की, तो माइनस के बी अपॉन ए से ये क्या आ जाएगा 11 अपॉन के। तो प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से सी कितना था हमारा, सी था 23 अपॉन ये, तो इसको यहाँ पर कर दिया, और ए क्या था के, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई के इतना। अब उसके बाद क्या बोला था कि मोर देन कौन, ये देखिएगा यहाँ से लिखा था इज 13/27 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि 11, हम क्या कह सकते हैं कि 11 अपॉन के इक्वल टू के माइनस 23 अपॉन के प्लस कितना कितना ज़्यादा है 13/21। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, जब अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आप करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था इफ x इक्वल टू माइनस के 2
इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0 एंड और दूसरी इक्वेशन दी थी x² प्लस bx+b इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a² b। इसकी वैल्यू है, देखिएगा कॉमन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर उसने कॉमन सॉल्यूशन दिया है तो कॉमन सॉल्यूशन देने का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉमन सॉल्यूशन देने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको इस 2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हो तो भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें रखते हो तो भी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तभी तो किसी क्वाड्रेटिक का ये सॉल्यूशन हो गया। जैसे रूट होता था ना कि ये इसका 0 है, 0 क्या है मतलब उसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसी से इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सॉल्यूशन कहा जाता है, पॉलिनोमियल चैप्टर में इसको जीरोस कहा जाता है। तो आपने अगर इसमें वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से देखिएगा तो क्या हुआ, -2 इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ax² प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0 एंड x² प्लस bx+b इक्वल टू 0। तो अगर इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसमें पुट करके देखें तो जब आप पुट करेंगे तो पाएंगे 2 माइनस के 2a माइनस के 2² प्लस a, इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी a की, वो क्या होगी 2 आएगी। और दूसरी वाली इक्वेशन को जब पुट करोगे ये वाली वैल्यू तो b के टर्म में आंसर आएगा, तो b की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 4 वैल्यू निकल के आएगी। आप इस चीज़ को कैलकुलेशन कर सकते हैं और जल्दी जल्दी करिए क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास भी। ठीक, जब ये कर लिया तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, हमसे वैल्यू पूछी थी a² b की। तो जब हमारे पास a की वैल्यू है b की वैल्यू है, दोनों को पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, a की 2 थी तो 2 2 जब 4 इंटू 4 यानी का 16 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 16 था। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन निकालना था, जबकि क्लास ये दी गई थी, क्या क्लास दी गई थी, क्लास में बेटा दिया गया था, क्लास थी 1 से लेके 5 तक, 5 से 9, 9 से 13 और 13 से 17 यानी का फ्रीक्वेंसी थी 4 8 7 6। ठीक है, तो हमसे मीन पूछा गया था, तो मीन के लिए FI XI की ज़रूरत है। तो पहले तो आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, क्लास फ्रीक्वेंसी वो XI FI फिर FI XI। क्लास इंटरवल हमारा क्या था आप देख लीजिए, ये हमारा क्लास इंटरवल था, यानी का जो कुछ भी दिया था 1 से लेकर ये इसकी फ्रीक्वेंसी 3। ठीक, XI 3, अरे XI 3 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालते थे XI, देखिए हमने प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर भी XI निकालना सिखाया था। तो बेटा इसलिए कहा जाता है कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन करके जाइए तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये भी इस तरीके से XI कैसे थे, 5 और 1 जोड़ दो 6 और अपॉन 2 कर दो तो XI निकल आती है। तो इस तरीके से हम अपनी XI निकाल लेंगे। जब XI निकालने के बाद यहाँ से सिग्मा FI निकाला तो इसको ऐड किया तो 25 आया। इस तरीके से सिग्मा FI XI भी निकालेंगे तो यहाँ से 235 आएगा। ठीक, अब जब 235 आएगा उसके बाद मीन का फॉर्मूला तो पता ही है, x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 9.4 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम देखते रहिएगा आप किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, वैसे लगना नहीं चाहिए क्योंकि परीक्षा के बहुत कम दिन बचे हैं और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। उसमें थोड़ा सा हम अपना योगदान देने के लिए आए हैं ताकि आपकी ये तैयारी होती रहे। इन फिगर फर्स्ट, ये फिगर दिया है, देयर आर 2 कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O इफ ARC एंड AQB आर टेंजेंट ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट A lying on the larger circle, find the length of AC if AQ इक्वल टू 5। ये दिया गया है, जो क्या बोला गया है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसका सेंटर O है और ARC और AQB टेंजेंट हैं, वो भी किसकी, स्मॉलर ट्रायंगल। आप डायग्राम दिख रहा होगा आपको, वहाँ से देखिएगा। तो हमसे पूछा है कि AC की लेंथ बताइए, कब, जब AQ कितना दिया है, 5 दिया है। तो देखिए बेटा ये तो बहुत सिंपल सी बात है। किस तरीके से किया जाएगा कि AQ बराबर होगा AR के, क्यों होगा आप लोग जानते होंगे, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल है AR अगर 5 है तो ज्वाइन हम किसको कर दें, OR को करेंगे। तो OR परपेंडिकुलर किसके, AC, तो रेडियस टेंजेंट। नाउ AC इज द chord ऑफ लार्जर सर्कल एंड वी नो दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर बाइसेक्ट द chord। ठीक है, ये बात जानते हैं। तो जब इसको करेंगे तो AR बराबर किसके हो जाएगा, RC के हो जाएगा। AR इक्वल किसके हो जाएगा, RC के हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 + 5, ये ट्वाइस है ना, तो ये कितना हो गया, 10। तो हमसे यही पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हो सकता है कंट्रैक्शन वगैरह करने में अगर आपने ऐसे क्वेश्चन तो पहले ना किए हों तो दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? हमसे सिलेंडर की हाइट पूछी है, जबकि कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और वॉल्यूम 1232 यानी का 1232 सेंटीमीटर क्यों दिया है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो एक्चुअली में आप देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा, ऐसे समझ के चलिए, जब स्लैंट हाइट वो कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है तो आप कर्व सरफेस एरिया की तरफ ना सोचकर आप केवल ये सोचिए कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। तो 2πr होता है, वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। कुल मिला के दो इक्वेशन दे दी, जैसे लेट द सिलेंडर हाइट कितनी हो गई, h हो गई कि नहीं हो गई, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 176 और CSA बोलें तो 2πr इक्वल टू कितना 176, इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाती है हमारी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलें तो कितना है 1232 यानी का πr स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी 1232 दे दी कि नहीं दे दी उसने। जब हमको क्वेश्चन में ये गिवन था बेटा, अगर हम डिवाइड लगा दें दोनों का इक्वेशन यानी का CSA और वॉल्यूम का डिवाइड लगा देते हैं πr स्क्वायर, इस तरीके से जब हमने डिवाइड लगा दिया, जब अपन लोग डिवाइड लगा देंगे तो देखेंगे यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी और r की वैल्यू कितनी आ गई 14 आएगी, 14 आएगी। तो अब हमसे पूछा था हाइट, तो हम वहाँ से लगा देंगे क्या 2πrh, तो वैल्यू पता करेंगे, पता तो था ही हमको कर्व सरफेस एरिया 176, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे, जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ जाती है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, समझ के चलिएगा, क्विकली रिवीजन करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सरफेस इज कर्व्ड आउट द सॉलिड क्यू ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमसे किसका वॉल्यूम पूछा है, स्फीयर का पूछा है, ठीक है, जबकि लार्ज ये है। तो अब ये इतना लार्ज है क्यूबर्ट्स क्यू इज 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यू, हाँ या ना। तो साइड कितनी दी थी, साइड 21 सेंटीमीटर दी थी, अगर रेडियस निकालेंगे तो हाफ होती है, तो r इक्वल टू 21/2, ठीक। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr3। तो इसमें वैल्यू पुट अगर करें तो वैल्यू देखेंगे हम 4/3 इंटू पाई बोलें तो 22/7 इंटू r यानी का 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। यहाँ से मेन चीज़ समझने वाली ये थी कि लार्जेस्ट सरफेस एरिया क्यू की जो है वो 21 है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो सेक्शन बी। अब सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी 3 मार्क्स का था। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया है जो 7 वाला क्वेश्चन है, कंट्रैक्शन से है, ये हमारे सिलेबस से अभी रिड्यूस हो चुका है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप समझिएगा कंस्ट्रक्शन वाला था, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स दिए गए हैं, इसका मतलब d इक्वल टू कितना हो गया, d इक्वल टू 0 अगर हम उसमें पुट करेंगे। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, आपसे कहा था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अभी इस फॉर्म में दी गई थी तो इस फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखिए। अगर ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम लोग देखेंगे कि एक ब्रैकेट में ये लिखा है p, दूसरे में x माइनस 4 और वही ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनाने चलेंगे, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, बेटा मार्कर काफ़ी गड़बड़ करता है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही से हम पहुंचा सकें मटेरियल को, ठीक है। देखिए ये है, तो इसका सबसे पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, जब इसमें मल्टीप्लाई करते गए तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस तरीके की। फिर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमको आंसर लाना होता है। तो किस तरीके से आंसर लाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर से इधर अरेंज किया, जब हम अरेंज कर लिया तो देखेंगे एक ब्रैकेट हमारा ax² प्लस bx
प्लस सी, यानी कि उस फॉर्मेट में आंसर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या क्या वैल्यू ए की आ गई, क्या वैल्यू बी की आई और क्या वैल्यू सी की आई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि रियल एंड इक्वल्स रूट, जब रियल एंड इक्वल रूल्स हैं इसका मतलब डी की वैल्यू कैसे हो जाती है, जीरो हो जाती है। डी बोलें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। हमको ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है और सी की वैल्यू मालूम है। जब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। वैल्यू पुट कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 0,3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाते हैं। आप इसको करिएगा। Had Arush scored 8 marks in a mathematics test out of a 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than the square of a actually marks। दोबारा से क्वेश्चन समझे बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन। Had Arush scored 8 marks in a mathematics test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than the square of his actual marks। अच्छा ये बात है। How many marks did he get in this test? तो let actually marks is x। तो according to the question 7 times these marks would be less than 4। तो actual marks अगर x है तो according to the question 7x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि इतने कम है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो वहाँ से आगे बढ़े तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड से अगर इसको सॉल्व करें तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 और दूसरे में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 माइनस के 5 रिजेक्ट कर देंगे तो फिर कितना बचा, 12 बचा। तो कितने, तो एक्चुअल मार्क ऑफ 10 बाई द आरोस इज 12। क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when an angle of elevation of the two planes from the same point on the grounds are 30 degree and 60 degree respectively। Find the distance between two planes at that instant। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, डायग्राम किस तरीके से बनाना होता है कि an aeroplane when flying at a height of 3125 meters from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the grounds are 30 degree and 60 degree respectively। Find the distance between the two planes at that instant। क्लियर है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो बेटा पहले तो आप जिस तरीके से है इसका डायग्राम समझ लीजिए कि इतने मीटर से है, ऐसे प्लेन गया, तो किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा आप इस डायग्राम को कंफर्म कर लें। ये एंगल जो है 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। एंगल में बच्चे ज़्यादातर आप सभी लोग गलती करते होंगे, इसलिए एंगल में गलती ना हो डायग्राम ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा हो तो। और फिर जब इस तरीके से कर देते हैं उसके बाद बेटा मेन चीज़ इसमें आती है कि हमारा डायग्राम सही बन जाए। अगर आपने ऐसे बना लिया तो देखिएगा करेक्ट डायग्राम का भी 1 नंबर है, इस चीज़ का भी याद रहे। ठीक है। तो हम अब आगे किस तरीके से करेंगे, लेट द एरोप्लेन एट द पोजीशन एट द सी, तो एंड डी, तो लेट हमारा सी डी इक्वल टू कितना है, एक्स है, और ए बी की डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं हम, ए बी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस हमने कितनी मानी, एक्स मानी, और उसी तरीके से ए बी की डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं, बाई मान रहे हैं। तो यहाँ से, और जो एंगल हमारा बी ए सी है वो 30 डिग्री है, और एंगल बी ए सी जो है वो भी इधर इस वाले से देखें तो इस वाले के हिसाब से 60 डिग्री है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी द tan अगर लगाते हैं तो tan इधर से कितना हो जाएगा 3125 यानी का 3125/y। tan थीटा लगाइएगा तो tan 30 की वैल्यू आ जाती है 1/√3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/√3 इक्वल टू इतना, तो y की वैल्यू के टर्म में आंसर आया, तो y का आंसर आ जाता है 3125/√3 यानी का 3125/√3 मीटर आ गया। उसके बाद अगर देखें राइट एंगल ट्रायंगल देखें
तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अगला देखते हैं ABCD। अभी जो लिया था उसके बाद ABC लिया था, अभी ये वाला लिया था बेटा, ठीक है। अब कौन सा ले रहे हैं ABD, यानी का ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। जब ऊपर वाला लेंगे तो इसमें tan 60 लगाएंगे। जब tan 60 की वैल्यू √3, आप tan 60 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इसको कैलकुलेशन बची है, बाई की वैल्यू ऊपर से पता है, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी है बाई में, ठीक है। बाई में वैल्यू पुट की है, इक्वेशन ये बन जाती हैं। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x का आंसर था, तो x निकल के आएगा, वही हमारा क्या था, डिस्टेंस था, यानी का डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज इतना। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, PDF फॉर्मेट में आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सोल्यूशन जल्दी से समझ सकें और क्वेश्चन को क्लियर कर सकें, ठीक है। डायग्राम ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन की थ्योरी अच्छे से समझ लीजिएगा, तो इस तरीके से ये इसका आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AP से था। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 30 टर्म इज 119 एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड towards the first term, clear, is 91, then find the common difference of the AP, hence find the sum of all term of the AP। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और AP की प्रैक्टिस तो आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो ये क्वेश्चन कर देंगे। क्या कह रहा है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 30 टर्म इज 119 एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, अच्छा, इज 91, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ the AP, hence the sum of the term of the AP क्या होगा। तो अब अगर इसको देखें तो लास्ट टर्म बोलें तो AN कितना दिया है, 119 दिया है, तो कितना टर्म है लास्ट हमारा 30, और 30 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A + 29D, तो कितना दिया है 119 दिया है। इक्वेशन फर्स्ट है, बात समझ में आती है। लास्ट टर्म कितना दिया है, 119 दिया है, 119 दिया है, 30 टर्म है, तो 30 टर्म को कैसे लिखते हो, है ना, कैसे लिखते हो, 1 + 29D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो गया। और फिर कहता है कि लास्ट से, यानी का 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अगर 8th टर्म लास्ट से है तो 23 टर्म कहाँ से होगा, आगे से होगा कि नहीं होगा। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर पीछे से 8वां टर्म है तो आगे से 23वां टर्म होगा, तो वहां से इक्वेशन हो गई, तो 23वां टर्म होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, 23 यानी का A + 22D, और वो भी कितना, 91, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो A की वैल्यू और D की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। हमारी A की वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा 3 आती है और D की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट में पूछा था कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ AP, सभी का सम बताना है, तो S30, क्योंकि N 30 दिया था, तो S30 = N/2A + L, उसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो A की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, सबको वैल्यू पुट करोगे तो 183830, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो अच्छी से समझ के जाइएगा, दोबारा से समझिएगा, कैसे भी हो इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप देखते हैं सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इन फिगर 2, अगर फिगर देखें तो इफ अ सर्कल टच द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR एट S एंड एक्सटेंडेड साइड PQ एंड PR एट M एंड एंड रेस्पेक्टिवली, देन, ये ट्रायंगल है, इस तरीके से दिया गया था, एक सर्कल है, टच किया हुआ है, तो आपको ये बताना है और प्रूव करना है PM = ½ PQ + QR + PR, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें तो ये काफ़ी बार हमने तो क्वेश्चन कराया था, वैसे आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा। देखिए बेटा किस तरीके से कर सकते हैं। वी नो डेट द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये बात तो रट के जाइएगा, लिखनी पड़ेगी पेपर में, देख लेना आप पेपर देखे आए, तब भी आपको 2-3 बार लिखनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं QS बराबर है QS, यानी कि ये वाला बराबर है किसके, QS बराबर है QM के, और RS बराबर है RN के, उसी तरीके से PM बराबर है किसके, PN के। ये बात में अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बताइए, नहीं होगी बेटा दिक्कत, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला हमने, QS बराबर है किसके, QM के, RS बराबर है RN के, उसी तरीके से PM बराबर है किसके, PN के। तो नाउ ट्वाइस ऑफ PM = PM + PN, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से PM को क्या हम QP + QM लिख सकते हैं, और PN को क्या हम RP +
आर एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल हैं तो ट्वाइस लिख सकते हैं। तो इस वाले टर्म से क्यू एम को पी क्यू, तो क्यू एम को क्यू एस लिख सकते हैं, अभी तो ऊपर लिखा था इक्वल है। और पी आर प्लस आर एन को क्या आर एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ऐसा कर देंगे यहाँ से कॉमन लेंगे तो इस तरीके से ये वाला पूरा पोर्शन इस तरीके से आ जाएगा। ये ट्वाइस था तो इसका ट्वाइस का ये इधर जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे पी एम इक्वल टू हाफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया होगा। यदि नहीं हुआ हो तो आप एक बार देख लीजिए, लिख के करिए, सॉल्यूशन देख के करिए और अगली बार से इस क्वेश्चन को एक बार पुनः करिएगा बिना देखे हुए और पूरा करके जाइए। जब इसको आप पूरा करके जाएंगे तो ही आपको इसका फायदा मिलेगा। अब देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। इन फिगर 3 अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of the contract D are the length 6 cm and 8 cm respectively. If the area of triangle ABC is 84 cm square, find the length of sides A, B and AC। ये डायग्राम दिया गया है और हमसे क्या कहा गया है कि जो AD है, AD वो 6 सेंटीमीटर, DC इतना ये दिया है। तो हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ AB, यानी का AB की लेंथ पूछी गई है और AC की लेंथ पूछी गई है। किस तरीके से किया जाएगा देखिए बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि BF इक्वल टू किसके है, BD, वो भी कितने 6 सेंटीमीटर है। C इक्वल है किसके, DC के, वो भी कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AF और AE के बराबर है, इसको हम क्या मानते हैं, अगर x मान लिया जाए, ये आप इधर देखिए, अगर इस वाले पोर्शन को x मान लिया जाए, ये तो 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी 8 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझ में आ गया होगा। हम लोग जो पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो AB की वैल्यू हो जाती है 6 + x और AC की वैल्यू हो जाती है 8 + x और BC की वैल्यू हो जाती है 14 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ऑफ ABC यानी का 1/2 बेस इंटू हाइट अगर लगा दें तो वहाँ से ये आ जाएगा 1/2 P इंटू R, तो 1/2 इंटू 28 + 2x इंटू 4 यानी का 84 यहाँ से। तो लास्ट में हमारा आ जाएगा 14 + x इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये कितनी निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अब यहाँ से AB देखिए कितना होगा, तो AB हमारा 13 सेंटीमीटर होगा और AC कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे यही पूछा था AB कितना होगा 13 सेंटीमीटर और AC कितना होगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree, determines the height of tower। और 10 मतलब कि √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.732। तो इसका सबसे पहले करेक्ट डायग्राम बनाइए। क्या दिया है, एक बिल्डिंग 8 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, टावर इतना, तो इस तरीके से इसका बेटा डायग्राम बनेगा। आप डायग्राम को अच्छे से देख लो, इस तरीके से इसका डायग्राम है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिएगा, लेट AB हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कितना है 8 मीटर है, लेट CD हाइट ऑफ टावर कितना है h है। तो एंगल कितना दिया गया है, हमको एंगल दिया गया है, एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल ACB बराबर है किसके, एंगल देखो इस वाले फिगर में देखो EBC के, EBC कितना है 45 और मानो कि AC बराबर है किसके AE के, इसको कितना माना बाई माना, AC बराबर है BE के, इसको क्या माना बाई मान लिया। ठीक है बेटा, इन राइट ट्रायंगल ABC अगर देखें तो 1045 क्या होता है 8/BC, तो 1045 1, तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी 8 और AC क्या माना था बाई, तो बाई बराबर n आ गया। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे कौन सा BDE, तो यहाँ पर 1060 लगाएंगे यानी का h - 8/BE और यहाँ से 1060 बोलने तो √3 और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर फॉर्मेट में आएगा √3 के फॉर्म में। और क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन थी, उसको पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ अ टावर आ जाएगी 21.85। कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा, हम हिंट दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन करिएगा तो आप यहाँ से पाएंगे 21.856 मीटर आएगा। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी से था। केस स्टडी दी गई है। केस स्टडी में था योगा इज एन असिस्टेंट पर्टिकुलर। आप ये देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा जो कुछ भी दिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बारे में बताया गया कि इंटरनेशनल डे 21 जून को मनाया जाता है। इसमें ये था 7 दिन का एक प्रोग्राम था। इस तरीके से उसका एनालिसिस दिया गया है कि एज ऑफ अ ग्रुप कितने थे, 15 से 25 वाले 8 थे, 25 से 35 वाले 10, 35 से 40 वाले 15। इस तरीके से पूरा विभिन्न डाटा है। क्वेश्चन क्या था, इसके आधार पर बेस्ड ऑन द एबव फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 फाइंड द मिडिल एज ऑफ द पर्सन इनरोल्ड फ्रॉम द कैंप, और दूसरा इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज 65 to 75 हैड इनरोल्ड फ्रॉम द कैंप द मीन वुड बी हैव 58। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कुल मिला के हमको मीडियन निकालना था। तो मीडियन के लिए बेटा पहले ये टेबल दी थी, उसी टेबल से हमने एक तरफ एज लिखा, नंबर ऑफ पर्सन लिखा और CF लिखा। 15 से 25 वाले अगर हम ध्यान से देखें तो 8 हैं। तो इस तरीके से पूरी टेबल को बनाते चले। जब हमने ये पूरी टेबल बना ली तो उसके बाद इसमें CF तो जानते ही हैं कि इसको ऐड करते चले। इसको ऐड करते चलेंगे तो क्या होता जाएगा, CF होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये डाटा आ जाता है। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू लगाते हैं 140 यानी कि 140 आई। n/2 निकालते हैं 70 आया। तो करस्पॉन्डिंग कितना किसके अंतर्गत आया, ये 55 से 65 के बीच। तो मिडिल क्लास कितनी होगी, 55 से 65। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मिडिल क्लास ही तो निकल पाई है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब आगे देखिएगा। L कितना आ गया मिडिल क्लास से 55, F की वैल्यू 40, CF कितना हो गया 58 और H कितना हो गया 10 हो गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला देखिए पुट किया है इसमें L + n/2 - CF/F × H। तो सारी वैल्यू पता है। L की वैल्यू 55 है, F की वैल्यू 40 है, CF की वैल्यू 58 है, H की वैल्यू 10 है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन, और मीडियन हमारा कितना निकल के आएगा, मीडियन 58। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये डिफेक्ट के लिए 2 मार्क्स के लिए ये कहा गया था। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये पेपर तो आपको पता ही होगा, ये टर्म वाले जो एग्जाम हुए थे सेकंड टर्म का है। ये 2 घंटे का था, 40 मार्क का क्वेश्चन था। केस स्टडी आपको देख रहे होंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन में दिया गया था और ये इस तरीके से हमसे पूछा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर फ़ायदेमंद रहे होंगे और आपके लिए ये फ़ायदेमंद हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और चैनल का प्रचार करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि जो कुछ पढ़ा है इसका कोई